हेलो फ्रेंड्स। आज आर्ट एंड कल्चर का एक नया चैप्टर मैं शुरू करने वाला हूं और ये जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग्स इन इंडिया। भारत में चित्रकला का विकास। इसको आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, कंसंट्रेशन के साथ, तभी आप इसको समझ सकते हैं। और इसका भी डिवीजन करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पेंटिंग्स जो था भारत में उसका विकास हुआ और चित्रकला के क्षेत्र में, पेंटिंग्स के क्षेत्र में भारत ने एक मुकाम को हासिल किया, स्पेशली मुगल एरा में। ठीक है ना। मुगल एरा में जो पीरियड है जहांगीर का, वो क्लाइमेक्स बताता है, चरमोत्कर्ष बताता है चित्रकला का। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेज से कि कैसे इनिशियल स्टेज में चित्रकला का विकास हुआ, लेकिन फिर भी कुछ पिक्यूलियर स्टाइल था इंडियन पेंटिंग्स का, वो भी आपके साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो पहली बात कि फर्स्ट एविडेंस जो मिला है, पहला साक्ष्य जो मिला है भारत में पेंटिंग का, वो एक जगह से मिला है, भोपाल के पास। और वो जगह का नाम है, आप ऑलरेडी रूबरू होंगे उस जगह के नाम से, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट साइट है वो है भीमबेटका। यही चैप्टर है आर्ट एंड कल्चर का, यही चैप्टर का नाम है और इसी चैप्टर के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो जो मैंने अभी बताया कि पहला एविडेंस, पहला साक्ष्य है, वो भीमबेटका जगह से मिला है। और जो पेंटिंग्स वहां मिले हैं, जो चित्रकारियां जो वहां मिली हैं, माना जाता है, एक अनुमान है कि वो 30,000 साल पहले के भी चित्रों की उपस्थिति वहां पे है। यानी जो चित्र मिले हैं उनकी प्राचीनता 30,000 साल पहले तक भी है। लेकिन हमने उसको क्या किया है, कैटेगराइज कर दिया है कि किस काल के मिले हैं। तो ये जो चित्र मिले हैं भीमबेटका में, वो करीब करीब 500 से ज्यादा चित्र मिल चुके हैं। और ये चित्र जो हैं, ये अपर पैलियोलिथिक यानी उच्च पुरा पाषाण काल, फिर मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल, और फिर नियोलिथिक, सॉरी, फिर चाल्कोलिथिक यानी ताम्र पाषाण काल के मिले हैं चित्र। इतिहास के इस कैटेगरी से, इस काल वर्गीकरण से आप परिचित होंगे, क्योंकि कोई भी इतिहास का इनिशियल चैप्टर, आप पहला चैप्टर भी पढ़ेंगे तो ये इतिहास का काल विभाजन आप जानते होंगे। तो ये जो भीमबेटका से मिले हैं वो है ये जो भीमबेटका से जो चित्र मिले हैं वो उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के मिले हैं। अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और चाल्कोलिथिक एज के मिले हैं, वो युग के मिले हैं। ठीक है।
ये जो चित्र हैं, इनको देखकर यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2003 में घोषित कर दिया, इसको भीमबेटका को, ठीक है। और 500 से अधिक चित्र मिल चुके हैं और इन चित्रों की प्राचीनता 30,000 वर्ष पहले भी मानी जाती है। सबसे पहले आप जानेंगे कि ओवरऑल भीमबेटका के चित्रों की क्या विशेषताएं हैं, इन चित्रों में कौन सी ऐसी बात है जिससे ये चित्र जो है काफी परिपक्व दिखते हैं इतने पुराने समय में भी। पहली विशेषता तो इन चित्रों की ये है, पहले आप जान लीजिए कि 3 प्रकार के राइटिंग्स होते हैं, उसके बाद मैं भीमबेटका की विशेषताओं पर आता हूं। पहले आप जान लीजिए 3 प्रकार के राइटिंग्स होते हैं जो ऐसा करते हैं इसको। जो सतह पर लिखा जाए, सतह का मतलब हुआ दीवालों पर लिखा जाए, उसको हम कहते हैं पेट्रोग्लिफ, ठीक है। और जो चट्टानों पर लिखा जाता है वो पिक्टोग्राफ हुआ, या पिक्टोग्राफ और भी एग्जाम्पल है। और जो जमीन पे जिसको अल्पना कहते हैं, जो रंगोली बनाई जाती है जमीन पर, उसको कहते हैं हम लोग क्या करते हैं, अर्थ फिगर, जमीन पे जो बनाई जाती है दिवाली वगैरह के समय में। अभी हमारा तो जो भीमबेटका के जो चित्र मिले हैं इनको पेट्रोग्लिफ कहा जाता है, पेट्रोग्लिफ। तो ये जो चित्र मिले हैं वो क्या विशेषता है इन चित्रों की, इस पर हम बात करते हैं। पहली विशेषता तो भीमबेटका से प्राप्त चित्रों की ये है कि इसमें मानव आकृति का, यानी ह्यूमन फिगर का छड़ी, स्टिक जैसा चित्रण किया गया है, यानी मनुष्य को छड़ी की तरह बनाया गया है। पहला विशेषता भीमबेटका से प्राप्त चित्रों की है, ये इसमें मानव आकृति का चित्रण छड़ी के जैसा किया गया है। दूसरी विशेषता इसकी है, इसमें डे टू डे लाइफ को का डिपिक्शन किया गया है, यानी इलिस्ट्रेशन किया गया है, चित्रण किया गया है। डे टू डे लाइफ के चित्रण के अंतर्गत खेलते हुए बच्चों का चित्रण किया गया है, खाना बनाते हुए महिलाओं का चित्रण किया गया है। इसके अलावा इन चित्रों में युद्ध और शिकार का दृश्य भी दिखाई पड़ता है। चौथी बात कि इसमें कुछ ज्यामितीय, जियोमेट्रिकल साइंस भी हैं, मतलब ज्यामितीय चिन्ह भी इन चित्रों में दिखाई पड़ते हैं। और रंगों के प्रयोग में लाल, गहरा, भूरा आदि रंग का प्रयोग किया गया है। और भैंसा, गैंडा, हाथी, ऐसे बड़े बड़े जानवरों का भी चित्रण भीमबेटका की गुफाओं में प्राप्त होता है। ये ओवरऑल भीमबेटका के पेंटिंग्स की विशेषता है। लेकिन अगर इसको कैटेगराइज कर दीजिएगा काल वाइज, यानी कालावधि में बांट देंगे, तो थोड़ी थोड़ी विशेषता चेंजेस आपको दिखाई पड़ेगी। जैसे पहला उत्तर पूरा पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक के जो विशेषता है वो मध्य पाषाण में बदल जाएगी। फिर मध्य पाषाण काल में जो चित्रों में विशेषता दिखती है वो ताम्र पाषाण में बदल जाएगी। तो इस हिसाब से हम लोग कैटेगराइज करके इसकी विशेषता को दर्शाते हैं, आपको बताते हैं।
तो पहली जो विशेषता आपको बताएंगे जो कि अपर पैलियोलिथिक उच्च पूरा पाषाण काल के चित्रों की है, क्योंकि इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने चित्रों को कैटेगराइज कर दिया है, वर्गीकृत कर दिया है कि कौन से चित्र उच्च पूरा पाषाण काल के दिखते हैं, कौन मध्य पाषाण काल के और कौन ताम्र पाषाण के। तो उच्च पूरा पाषाण काल के चित्रों की कुछ अलग विशेषता है, जिसको मैं अभी आपको क्रमवाइज बता रहा हूं, सीक्वेंस वाइज बता रहा हूं। पहला, उच्च पूरा पाषाण काल के चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें बड़े बड़े जानवर जैसे भैंसा, गैंडा, हाथी का चित्रण किया गया है। दूसरी बात, इसमें एक और खास विशेषता है कि लाल, भूरा, हरा रंगों का प्रयोग किया गया है और ये रंग जो बनाए गए हैं वो चूना, पानी और गैस मिश्रित करके बनाए गए हैं। उच्च पूरा पाषाण काल के चित्रों की एक खास विशेषता है कि इसमें हंटिंग को रेड कलर से, यानी शिकार के दृश्य को, जब भी उच्च पूरा पाषाण काल में मनुष्यों का चित्रण बनाया गया है, मनुष्य का चित्र बनाया गया है, यदि वो शिकार का दृश्य है तो शिकार को डिनोट करने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया गया है, जबकि हरे रंग का प्रयोग नर्तकियों के लिए, डांसर्स को संबोधित करने के लिए बनाया गया है। ये उच्च पूरा पाषाण काल के चित्रों की विशेषता है। दूसरी बात कि इसमें बड़े बड़े जानवरों का चित्रण किया गया है। ये तीन विशेषता उच्च पूरा पाषाण काल के जो चित्र प्राप्त हुए हैं उनमें हुआ है। फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल का पीरियड आया। इसमें क्या हुआ कि जो बड़े बड़े चित्र उत्तर पूरा पाषाण काल के बनते थे, उन चित्रों का आकार छोटा हो गया। अब उतने बड़े चित्र नहीं मिल रहे हैं मध्य पाषाण काल। दूसरी बात कि अब एक ही रंग के प्रयोग पर मध्य पाषाण काल के चित्र कॉन्सेंट्रेट कर गए और वह रंग था लाल रंग। मध्य पाषाण काल के चित्रों में बहुतायत से लाल रंग का प्रयोग हुआ है और चित्रों का आकार छोटा हो गया है। एक तीसरा परिवर्तन क्या हुआ मध्य पाषाण काल के चित्रों में कि समूह चित्रकारी की शुरुआत हुई। इसका तात्पर्य हुआ कि जैसे लोग पशु चरा रहे हैं समूह में, उसका चित्रण किया गया। लोग शिकार कर रहे हैं, वो भी समूह में शिकार कर रहे हैं, उसका चित्रण किया गया। यानी मध्य पाषाण काल के भीमबेटका से मिले हुए चित्रों की एक खास विशेषता है समूह चित्रकारी, ग्रुप इलस्ट्रेशन, ठीक है ना। और ऐसा उच्च पूरा पाषाण काल में नहीं पाया गया है। तीसरा एक काल है ताम्र पाषाण काल, जिसको चैल्कोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। इस चरण में जो चित्र मिले हैं भीमबेटका के, उनमें दो तीन नई बातें दिखती है। पहली बात कि अब हरे और पीले रंग का इस्तेमाल चित्रों को बनाने में किया जाने लगा। ग्रीन एंड येलो पेंटिंग्स, सॉरी कलर्स वेर यूज्ड फॉर इलस्ट्रेशन, ठीक है ना। अब चैल्कोलिथिक पीरियड में, ताम्र पाषाण काल में, अब हरे और पीले रंग का प्रयोग चित्र बनाने में किया जाने लगा। दूसरी बात, इस काल के जो भी चित्र मिले हैं ताम्र पाषाण काल के भीमबेटका से, उसमें अधिकतर युद्ध और युद्ध के दृश्यों का अंकन किया गया है, इलस्ट्रेशन किया गया है, और लोग उसमें घोड़े, हाथी पर सवार, धनुष, बाण, भाला लिए हुए चित्रित किए गए। यानी कि भीमबेटका के जो अलग अलग कालावधियों के चित्र मिले हैं उनमें भी विभिन्नता है। ऐसा नहीं कि, एक तो मैंने शुरू में जब क्लास स्टार्ट किया था तो ओवरऑल विशेषता बताया था कि भीमबेटका से मिले चित्रों में क्या विशेषता है, जो कि 4-5 विशेषता है मैंने बताया। मान लो जैसे पहला, फिर से आपको रिपीट कर देने, पहला, मानव की आकृति का छड़ी के रूप में चित्रण। दूसरा मैंने बताया था कि डे टू डे लाइफ, दिन प्रतिदिन की घटनाओं का चित्रण, और उसी में मैंने जोड़ा था खेलते हुए बच्चों का चित्रण, खाना बनाती हुई महिलाओं का चित्रण, ठीक है। तीसरी विशेषता मैंने बताया था कि ज्यामितीय अलंकरण भी मिलता है, जियोमेट्रिकल ऑर्नामेंटेशन भी मिलता है, ठीक है ना।
और भी मैंने बताया कि घोड़ा, भैंसा, हाथी, गैंडा का भी चित्र बनाया गया। तीसरी बात मैंने बताई कि लाल, हरा, काला रंग का प्रयोग, व्हाइट रंग का प्रयोग भी किया गया। ये ओवरऑल विशेषता मैंने भीमबेटका से प्राप्त चित्रों की थी, लेकिन फिर आगे चलकर मैंने कैटेगराइज कर दिया, बांट दिया भीमबेटका से प्राप्त चित्रों को। कुछ चित्र उच्च पुरापाषाण काल के हैं, अपर पैलियोलिथिक के हैं, कुछ चित्र जो है मध्यपाषाण काल के हैं, और कुछ चित्र चालकोलिथिक। लेकिन तीनों को कैसे कैटेगराइज किया गया? चित्रों की अलग अलग विशेषताओं से, इसीलिए वर्गीकृत किया गया है। तो उच्च पुरापाषाण काल के चित्रों की क्या विशेषता है कि बड़े आकार के जानवरों का चित्रण, जैसे गैंडा, हाथी, भैंसा, ठीक है। दूसरी बात, उच्च पुरापाषाण काल के जो चित्र भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं, उसमें आखेट के लिए यानी हंटिंग्स के लिए लाल रंग और डांसर्स के लिए, नर्तकी के लिए हरा रंग का प्रयोग किया गया है। ये स्पेसिफिक विशेषता है, ठीक है। लेकिन ये बदल जाता है मध्यपाषाण काल में, और मध्यपाषाण काल में क्या हो जाता है कि एक ही कलर का यूज किया जाता है, और वो हो गया है लाल रंग का प्रयोग। दूसरी बात, मध्यपाषाण काल में ही ग्रुप इलस्ट्रेशन, ग्रुप चित्रण की शुरुआत हुई, और इसके तहत पशु चराते हुए समूहों का चित्रण, शिकार करते हुए समूह का चित्रण, ये व्यवस्था मध्यपाषाण काल के भीमबेटका से प्राप्त चित्र में। फिर ताम्रपाषाण काल में क्या चेंजेज आया? एक और चेंज आया था मध्यपाषाण काल में, जो मैंने नहीं बताया आपको। चित्रों का आकार उच्च पुरापाषाण काल से छोटा हो गया। अब बताइए कि ताम्रपाषाणिक में, चालकोलिथिक पीरियड में क्या हुआ कि पीले और हरे रंग का प्रयोग होने लगा। और दूसरा चेंज क्या हुआ कि अब युद्ध और युद्ध के दृश्यों का अंकन पेंटिंग्स में होने लगा, जिसमें लोग घोड़े, हाथी पर सवार और धनुष, बाण, भाला लेकर ऐसे चित्रों का चित्रण होने लगा। ये तीनों मैंने रिपीट किया होगा, अब तक आपको मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। अब आते हैं भारत में चित्रकला को, यानी इंडियन पेंटिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। भारतीय चित्रकला को 2 समूहों में विभाजित किया गया है। एक को कहते हैं, वन इज कॉल्ड म्यूरल पेंटिंग एंड अनदर इज कॉल्ड मिनिएचर पेंटिंग। भारत में चित्रकला को 2 समूहों में, 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक को कहते हैं भित्ति चित्र और दूसरे को कहते हैं लघु चित्र। भित्ति चित्र को आसान भाषा में समझ लीजिए, दीवाल पर चित्र बनाना। भित्ति मीन्स दीवाल, वॉल पेंटिंग को समझिए भित्ति चित्र कहलाता है। ये दीवाल है, इस पर मैं कोई चित्र बनाऊंगा तो वो भित्ति चित्र। और लघु चित्र, मिनिएचर पेंटिंग, छोटे आकार के चित्रकारी, छोटी आकार की चित्रकारी करना। तो भारत में भित्ति चित्र का, विशेषकर एंशिएंट हिस्ट्री में, मतलब प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स जिसको कहा जाता है, बहुतायत में उदाहरण मिले हैं भित्ति चित्र के। और ऐसा माना जाता है कि 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी तक भित्ति चित्र का निर्माण हुआ, और एग्जाम्पल्स आज भी बरकरार है। तो इसको हम क्रमवाइज समझेंगे कि भित्ति चित्र का क्या इतिहास है, कौन सा साइट है, और कैसे क्वेश्चन के हिसाब से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये जो टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूं ये सिर्फ मेंस के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि कई सवाल आपके पास आएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, और आप डिटेल में कंसंट्रेट करके इसको नहीं पढ़ेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे। इसलिए मैं बता रहा हूं एक एक चीज को ध्यान दीजिए। एक सीक्वेंस है विकास का, कैसे भित्ति चित्र के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, वो आपको मैं बता रहा हूं, वो आप ठीक से समझिए। पहला एग्जाम्पल है अजंता, एलोरा, दूसरा बाघ, तीसरा अरमामलाई, तीसरा सीतनवासल, रावण छाया शैलचित्र, अगला लिखिए लेपाक्षी टेम्पल, अगला देखिए जोगी माथा केव, और अगला लिखिएगा लास्ट है, कंक्लूड करेंगे, ये है बादामी केव्स, बादामी गुफा। ये आपको एक सीक्वेंस वाइज मैंने लिखाया है। भित्ति चित्र म्यूरल पेंटिंग स्टार्ट होता है स्टार्टिंग फ्रॉम अजंता केव्स, ठीक है ना, उसके बाद फॉलो कीजिए अजंता की गुफा के बाद फिर आप एलोरा आ जाएं, एलोरा के बाद बाघ, बाघ के बाद अरमामलाई, अरमामलाई के बाद सीतनवासल, ठीक है, और उसके बाद सीतनवासल के बाद रावण छाया शैलचित्र शैलाश्रय, और फिर आंध्र प्रदेश का वीरभद्र लेपाक्षी मंदिर, और फिर उसके बाद जोगी माथा, और लास्ट में बादामी गुफा, बादामी केव, ठीक है ना। इसको आपको बताना है, इसमें बहुत सारा प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पहला आप देखिए अजंता की गुफा। अजंता की गुफा का निर्माण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 650 ईस्वी के बीच हुआ था, और अजंता में कुल गुफाओं की संख्या 29 है, 29 और अजंता की गुफा की खास विशेषता है कि ये केव जो है घोड़े के नाल की आकार के हैं, ठीक है ना, हॉर्सशू टाइप के ये केव हैं, और इसमें भित्ति चित्र का प्लेंटी एग्जाम्पल मिला, बहुतायत में उदाहरण मिला है इसमें अजंता की गुफा में, और घोड़े के नाल के आकार की ये गुफा बने हुए हैं। लेकिन ध्यान से देखने पर आपको अजंता की गुफा जो है एक रिलीजन बेस्ड लगेगा, आपको एक धर्म आधारित लगेगा, क्योंकि इसमें चित्रण का जो विषय वस्तु है वो बुद्धिज्म से काफी इन्फ्लुएंस्ड है, और चित्रण भी हुआ है तो बुद्धिज्म से रिलेटेड विषयों का चित्रण हुआ है, ठीक है। लेकिन एक खास इस गुफा की जो चित्र हैं, अगर उसको देखा गया है तो कुछ खास विशेषताएं इन चित्रों में दिखाई पड़ी है, और हमारे कलाविदों ने इन विशेषताओं को दर्शाया है कि अजंता की गुफा के जो चित्र हैं वो क्या विशिष्टता रखे हुए हैं और क्या बताते हैं। पहली विशिष्टता है अजंता गुफा के चित्रों की, इसमें भावनाओं का संकेत हाथों से किया गया है। चित्र ऐसे बनाए गए हैं कि हाथों के द्वारा भावनाओं को प्रदर्शित किया गया है। इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड विद द हैंड, मतलब भावना को हाथ के संकेतों से, अब साइन ऑफ हैंड, ठीक है ना, इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड विद द साइन ऑफ हैंड्स, भावनाओं को हाथ के संकेतों से प्रदर्शित किया गया है। और इन चित्रों में यहां तक पशुओं पक्षियों में भी भावनाओं को प्रदर्शित किया गया है।
आदमी तो है ही, लेकिन पशु पक्षी के भी चित्र जब बने हैं तो उनसे एक एक्सप्रेशन होता है इमोशन का। ये खास स्पेसिफिक विशेषता है अजंता की। दूसरी बात, इसमें वुमेन्स का हेयर स्टाइल जो है, औरतों का जो केश विन्यास है, तरह तरह के केश विन्यास को दर्शाया गया है। तीसरी बात, इसमें केश विन्यास दर्शाने के साथ साथ युद्ध और शिकार के भी दृश्यों को दर्शाया गया है। ठीक है, पहली बात कि अजंता के चित्रों की खास विशेषता है कि इसमें भावनाओं को हाथ के संकेतों से दर्शाया गया है। दूसरी बात, पशु पक्षियों की भी भावनाओं को चित्रों में दर्शाया गया है। तीसरी बात, औरतों का केश विन्यास, हेयर स्टाइल को भी बहुत अच्छे से रूपायित किया गया है, अच्छे से अलंकृत किया गया है। मतलब अलंकृत नहीं किया गया, चित्रण किया गया है। ठीक है। तीसरी बात, युद्ध और शिकार जैसे दृश्य भी इन चित्रों में दिखाई पड़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अजंता के जो भित्ति चित्र हैं, उन भित्ति चित्रों का निर्माण फ्रेस्को और टेम्पेरा विधि से हुआ है। फ्रेस्को विधि से चित्रकारी करने का मतलब होता है एक गीला प्लास्टर, उस पर अगर हम चित्रकारी करते हैं उसको फ्रेस्को विधि कहा जाता है। टेम्परा कहा जाता है, टेम्परा विधि से चित्रण करने का मतलब हुआ जब चित्र का आप वर्णन कर रहे हैं, जो चित्र बनाया है आपने उसके विषय में अगर आप एक्सपोज कर रहे हैं, यानी बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, उसको टेम्परा विधि कहा जाता है। यानी अजंता के गुफा चित्र में फ्रेस्को और टेम्परा विधि का प्रयोग किया गया है। और इन गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 200 ईसा पूर्व से लेके 650 ईस्वी के बीच किया गया है। और कुल 29 गुफाओं में गुफा संख्या 1 और 2 जो है वो नवीनतम है, सबसे बाद में बने हैं। और गुफा संख्या 9 और 10 जो है शुंग कालीन माने जाते हैं, शुंग काल का। और गुफा संख्या 16 और 17, 16 एंड 17 इज रिलेटेड टू गुप्ता पीरियड। 16 और 17 जो गुफा संख्या है उसे गुप्त काल से संबंधित किया जाता है। और इसमें एक शानदार डाइंग प्रिंसेस का चित्र है गुफा संख्या 16 में। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र है जो अतुल्य है। वो दूसरी बात कि ज्यादातर गुफाओं में बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़े विषयों का चित्रण किया गया है। एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूं, गुफा संख्या 1 में बुद्ध और बोधिसत्व और बुद्ध के जुड़े जीवन से जो जुड़े जातक कथाओं का चित्रण किया गया है। और गुफा संख्या 1 में बुद्ध के साथ साथ बोधिसत्वों का चित्रण किया गया, जैसे ब्रजपाणी। ब्रजपाणी एक बोधिसत्व है जो मार्गदर्शक और संरक्षक के प्रतीक है, और ये बुद्ध की वीरता का प्रतीक है। ब्रजपाणी बोधिसत्व बुद्ध की वीरता के प्रतीक है। दूसरा है जिनको कहते हैं हम मंजूश्री, आर्य मंजूश्री मूल कल्प, एक तो किताब है, लेकिन मंजूश्री, आर्य मंजूश्री मूल कल्प एक पुस्तक है बौद्ध, लेकिन एक बोधिसत्व को मंजूश्री कहा जाता है जो ज्ञान के प्रतीक है, और यह बुद्ध की विद्वता के प्रतीक है। तीसरा एक और बोधिसत्व है अवलोकितेश्वर, और ये अवलोकितेश्वर बुद्ध की करुणा और दया के प्रतीक है, कंपैशन के प्रतीक है। ठीक है, तो इन जैसे चित्रों का अजंता में चित्रण किया गया है। अब आते हैं दूसरी गुफा जिसमें भी भित्ति चित्र का अप्रतिम उदाहरण है, और वो है एलोरा गुफा। ठीक है, एलोरा गुफा का निर्माण अजंता के बाद हुआ, और एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। ठीक है, गुफा संख्या 1 से 12 जो है
वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर गुफा संख्या 13 से 29 जो है वह हिंदू धर्म से संबंधित है, और गुफा संख्या 30 से 34 जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध और हिंदू गुफाओं का निर्माण दक्षिण के राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा कराया गया, और जो जैन गुफाएं हैं उसका निर्माण दक्षिण के ही यादव राजवंश ने कराया है। एलोरा गुफाएं में तीनों ही धर्मों का महत्व है, जैन हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, ठीक है। एलोरा गुफा में कुछ गुफाएं जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्रण का उदाहरण देती हैं, और एलोरा गुफा में आपको कुछ विशेष ऐसे चित्र मिलेंगे जो आपको अनोखे लगेंगे। और एलोरा के गुफाओं में गुफा संख्या 10 एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, गुफा संख्या 10 जिसको विश्वकर्मा गुफा या बढ़ई की गुफा कहा जाता है, कारपेंटर केव। गुफा संख्या 10 को विश्वकर्मा गुफा या बढ़ई की गुफा, कारपेंटर केव कहा जाता है, ठीक है। इसमें बुद्ध का अंकन जो है धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में हुआ है। धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा से आप लोग रूबरू होंगे जब बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ के मृगदाओं में दिया, ठीक है ना, उसको कहते हैं, उस मुद्रा को धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। और इसका अंकन गुफा संख्या 10 में हुआ है, और गुफा संख्या 10 को विश्वकर्मा केव या बढ़ई की गुफा कहा जाता है, ठीक है। फिर गुफा संख्या 14 उसको रावण की खाई विषय पर आधारित है। गुफा संख्या 14 रावण की खाई विषय पर आधारित है। गुफा संख्या 15 दशावतार मंदिर पर आधारित नहीं है, दशावतार मंदिर है। और गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर है, जो पूर्णतः भगवान शिव को समर्पित है, और जिसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। इसी मंदिर में एक प्रतिमा है जिसमें रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए अंकित किया गया है। इसलिए ये जो गुफाएं हैं एलोरा की काफी विशिष्टता रखती हैं। कुछ ऐसे चित्रों का है अंकन इसमें कि देख के आश्चर्य होता है। यहां तक आप समझ गए होंगे अजंता और एलोरा। तीसरी गुफा है बाघ की गुफा। ये एमपी में है, मध्य प्रदेश के बाघनी नदी के किनारे है, और इन गुफाओं का निर्माण 5th 6th AD यानी 5वीं 6वीं शताब्दी में हुआ था। और कुल 9 गुफाओं का समूह है। बाघ की गुफा में कुल 9 गुफाएं, 9 केव्स, जिसमें गुफा संख्या 4 विशेष महत्व रखता है, और इसका नाम है रंग महल। इस रंग महल में बुद्ध से जीवन से जुड़े जातक कथाओं का बेहतरीन अंकन हुआ है, बेहतरीन, एक्सेलेंट। और बाघ की गुफाएं अजंता की गुफाओं से इन्फ्लुएंस्ड हैं, प्रभावित हैं, रंगों के दृष्टि से या चित्रण की दृष्टि से। लेकिन फिर भी बाघ की गुफाएं अजंता की गुफाएं से किस मामले में अलग है, ये मैं आपको बता दूं। बाघ की गुफाओं में जो चित्र बने हैं वो सांसारिकता, लौकिकता को लिए हुए हैं। उन चित्रों को ऐसा बनाया गया है कि कुछ ज्यादा ही दृढ़ स्वरूप चित्रों का झलक रहा है, स्ट्रॉन्ग नेचर दिखता है उन चित्रों का, और एक दृढ़ता और मजबूती से स्थापित होने की भावना देखने वाले को पैदा होगा। और इसीलिए कहा जाता है कि बाघ की गुफाएं लौकिकता और सांसारिकता को ज्यादा प्रतिबिंबित करती हैं, ठीक है ना। लेकिन बाघ की गुफाओं का भी चित्रकला के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगला मैंने लिखा होगा बाघ के बाद आपको अरमामलाई।
ये 8वीं शताब्दी में जैन मंदिर के तौर पर रूपांतरित हो गया और अरमामलाई की एक खास विशेषता है कि इसमें अष्टाधिक फलक वाले चित्रों को दर्शाया गया। अष्टाधिक फलक का मतलब होता है 8 किनारों वाले देवताओं का अंकन किया गया है अरमामलाई। अरमामलाई तमिलनाडु में है और 8वीं शताब्दी में इस गुफा को जैन मंदिर में रूपांतरित कर दिया गया। फिर अगला एक एग्जाम्पल दिया होगा मैंने, सीतन वासल, यह भी तमिलनाडु में है। यह जैन परंपरा से संबंधित है और यहां जो चित्रकारी की गई है उसकी एक विशेष चित्र यहां से दिखाई पड़ रहा है कि कमल का फूल से भरा हुआ एक तालाब का चित्रण किया गया है और उस कमल के फूल को भिक्षु इकट्ठा कर रहे हैं और उस तालाब में एक साथ मछली, हंस, बतख सब कुछ वहां रह रहे हैं। ये सिंबलाइज कर रहा है, एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति दे रहा है। किस बात का, इसे जानना मुझे जरूरी है। जैन धर्म में सबको शरण देने की प्रवृत्ति रही है और ये जो तालाब का चित्र है इसी को सिंबलाइज कर रहा है। वो जैन धर्म के दर्शन को बता रहा है कि क्या सबको एक साथ शरण देने की बात की जा रही। अगला एक एग्जाम्पल मैंने दिया है सीतन वासल के बाद, वो शायद उसका नाम है लेपाक्षी मंदिर या जोगी माता, क्या नाम है उसका, नहीं, रावण छाया शैल चित्र। रावण छाया शैलाश्रय है, गुफा है, रावण छाया नाम है उसका। यहां जो चित्र मिले हैं वो कुछ विशिष्ट तरह के हैं। उल्टी छतरी, छाता अम्ब्रेला जो है अपोजिट ऐसे करके उल्टी छतरी जैसा प्रतीत होता है यहाँ के बने हुए चित्र। और इसमें एक विशिष्ट चित्र है रावण छाया शैल चित्र में 7वीं शताब्दी का एक शाही जुलूस का चित्रण किया गया है। शाही जुलूस समझ रहे हैं ना, शाही जुलूस को रावण शैलाश्रय में, छाया शैलाश्रय में चित्रण किया गया है और यहाँ जो चित्र बनाए गए हैं उल्टे छाता जैसा देखने से लगते हैं, प्रतीत होते हैं। फिर आइए लेपाक्षी, यह आंध्र प्रदेश में है, वीरभद्र लेपाक्षी मंदिर, और यहां पे भी चित्रों का अन्वेषण किया गया है। तो यहां एक कुछ कमियां दिखाई पड़ी हैं लेपाक्षी मंदिर के चित्रों में कि इन्होंने हरे रंग, जो नीला रंग जो तो होता है प्राकृतिक रंग, नेचुरल कलर, उसका बिल्कुल प्रयोग लेपाक्षी मंदिर चित्रांकन में नहीं किया गया है। नीला रंग का प्रयोग नहीं किया गया है और चित्र भी बहुत अच्छी गुणवत्ता के नहीं है। दूसरी बात, चित्रों में काले रंग का प्रयोग किया गया है, इसलिए लेपाक्षी मंदिर को चित्रकला के क्षेत्र में उच्चता देना उचित नहीं होगा। और विषय क्या है लेपाक्षी मंदिर चित्रांकन का? महाभारत, रामायण और विष्णु के अवतारों का चित्रण, लेकिन यहां पे काले रंग का प्रयोग किया गया है और चित्रों की गुणवत्ता सही नहीं। अगला एग्जाम्पल दिए होंगे हमने, जोगी माता, ये छत्तीसगढ़ में है जोगी माता। जोगी माता की कुछ खास विशेषता नहीं है, लेकिन यहां जो चित्रण मिले हैं कुछ विशेष टाइप के, नाचते हुए युगल, यानी 2 व्यक्ति, महिला पुरुष जो भी हो सकते हैं, वो नाच रहे हैं, मोर का अंकन, मछली का अंकन, ये चित्र जोगी माता से मिले हैं। और ये शायद छत्तीसगढ़ में जोगी माता है और रावण छाया शैलाश्रय जो है वह उड़ीसा के क्योंझर जिला में है। अगला और लास्ट पेंटिंग हम आते हैं, बादामी गुफा। बादामी गुफा विशिष्ट महत्व रखता है। यहाँ के चित्रण में खास बात देखी गई है, यहाँ के चित्रों में खास चित्र दिखाई पड़ा है कि इन चित्रों से करुणा भाव प्रतिबिंबित हो रहा है। जो चित्र बनाए गए बादामी गुफा में उससे करुणा भाव, आधे आंख खुले हुए हैं, अर्ध निम्लित अवस्था है, होठ आगे निकले हुए हैं और चित्रों से करुणा भाव, दया भाव झलक रहा है। और यहाँ जो चित्र मिले हैं वो चतुर्भुज ब्रह्मा का हंस पर सवार एक चित्र मिला है। इसके साथ साथ
और भी चित्र बनाए गए हैं, जैसे जैन संत के द्वारा सांसारिक जीवन का त्याग, फिर शिव पार्वती, इनका भी चित्रांकन किया गया है इस बादामी गुफा में। यहां तक आपको एंशिएंट हिस्ट्री की पेंटिंग्स के बारे में मैंने बताया है। अब नेक्स्ट आगे आते हैं कि ये कैसे फिर आगे क्या हुआ इसके आगे। बहुत लंबे समय तक एक ये परंपरा रही कि सल्तनत काल में चित्रों की उपस्थिति को नहीं स्वीकार किया जाता था, लेकिन इतिहास में शोध और अन्वेषण करने वाले व्यक्तियों की कमी नहीं होती है, तो इस बात को अब अस्वीकार किया जाता है और माना जाता है कि प्राचीन भारत की तरह ही सल्तनत काल और मुगल काल में भी चित्रकला का यथोचित विकास और समृद्धि होती रही। तो सल्तनत काल के संबंध में मैं आपको एक बात बता रहा हूं। हरमन गोल्ड्ज पहला व्यक्ति है जिसने जर्नल ऑफ इंडियन ओरिएंटल आर्ट्स में एक लेख लिखा और इस बात की तस्दीक की कि नहीं, सल्तनत काल में चित्र बनते थे और सल्तनत काल में चित्र का मौजूदगी था, यानी पेंटिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन सल्तनत काल। ठीक है ना, मतलब क्या इसको कहने का मतलब कि चित्रकला जो था महत्वपूर्ण था सल्तनत काल में, और सुल्तानों ने इसके प्रश्रय के लिए, मतलब सुल्तान्स गेव पैट्रोनेज ऑफ पेंटर्स एंड पेंटिंग एक्टिविटीज। ठीक है ना, सुल्तानों ने चित्रकारों को और चित्रकारी गतिविधियों को संरक्षण प्रदान किया। हरमन गोल्ड्ज के बाद और भी कुछ लोग आए, जैसे एक अब्दुल्ला चुगताई है। ठीक है ना, अब्दुल्ला चुगताई, मौलाना अब्दुल्ला चुगताई, उन्होंने भी सल्तनत काल में चित्रकला के अवशेष को या उपस्थिति को स्वीकार किया। फिर साइमन डिग्बी, उन्होंने भी एक थे। फिर एक है हटिंगटाउन और इर्मा एल फ्रॉड, दो व्यक्तियों ने भी बताया कि नहीं, सल्तनत काल में चित्रकला का अस्तित्व था। और कई किताबों में भी इस बात का उल्लेख है, जैसे बैहाकी एक राइटर है, उसने लिखा था गजनवियों का इतिहास। उसमें उसने कहा है कि महमूद यानी गजनवी के समय में हेरात और लश्करी बाजार में चित्रकला एक उद्यम विधा थी, मतलब एक प्रचलन था उसका। फिर आके फुतुह सलातीन अब्दे मलिक इसामी की रचना है, उसमें भी चित्रकला का उल्लेख है। उसके अलावा अमीर खुसरो को चित्रकला का संरक्षक और अभिनववादी प्रयोग करने वाला माना जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो एक मतलब ख्याति लब्ध विद्वान थे और जिनकी विद्वता सिर्फ एक क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं थी, बल्कि संगीत, चित्रकला हर जगह व्याप्त थी। तो ऐसा माना जाता है कि सल्तनत काल में सुल्तानों ने चित्रकला के प्रश्रय के लिए काफी संरक्षण प्रदान किया और योगदान दिया। तो
इल्तुतमिश से अगर शुरू करेंगे और लोदियों तक जाएंगे तो सारे शासकों ने चित्रकला को अपना संरक्षण प्रदान किया। एक स्टेटमेंट आता है जब अब अमीर खुसरो ने अरबियन म्यूजिक और इंडियन म्यूजिक का कंपैरिजन किया है, अरब संगीत और भारतीय संगीत का कंपैरिजन किया और एक स्टेटमेंट दिया है और बताया है कि कैसे इंडियन म्यूजिक जो है, भारतीय संगीत जो है, अरब संगीत से कहीं श्रेष्ठतर साबित होता है। उसने एक स्टेटमेंट दिया है कि अरबी गीत सुनकर अरब के ऊंट रास्ता का ज्ञान रखते हैं, लेकिन भारतीय संगीत सुनकर यहाँ के जो मृग है, हरिण जो है, हिरन जिसको कहा जाता है, वो इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि आसानी से शिकारियों के शिकार बन जाते हैं। यह स्टेटमेंट क्या शो करता है कि भारतीय संगीत श्रेष्ठतर है। उसी प्रकार चित्रकला के क्षेत्र में भी अमीर खुसरो ने कुछ नए प्रयोग कराए और चित्रकारों को प्रशिक्षित भी किया। प्रशिक्षित नहीं किया मतलब चित्रकारों से वो संपर्क में भी रहे। एक रेफरेंस आता है सल्तनत काल में कि गोपाल नायक नामक चित्रकार अलाउद्दीन खलजी, गोपाल नायक नहीं, अलाउद्दीन खलजी के काल में एक चित्रकार जो कि दक्षिण भारत का था, वह अलाउद्दीन के दरबार में आया और अलाउद्दीन ने उसे सम्मानित भी किया। यानी ये जो बता रहा है रेफरेंस, वो बता रहा है कि चित्रकला कोई अपरिचित विधा सल्तनत काल में नहीं थी, बल्कि इल्तुतमिश से लेके लोदियों के काल तक हर शासकों को हर कला के बारे में शौकीनी थी और इसी शौकीनी के कारण सभी सुल्तानों ने चित्रकला को भी आगे संरक्षण प्रदान किया। और कई रेफरेंस मैंने इन किताबों का बताया आपको, तो इसमें बताया जाता है कि चित्रकला हर सुल्तान के काल में लोकप्रिय रही और ज्यादा लोकप्रियता इसको क्षेत्रीय राज्यों के में और ज्यादा मिली। जैसे मैंने लिखा है नीचे, क्षेत्रीय राज्य में जौनपुर, मांडू, जौनपुर और बंगाल, ठीक है ना। बंगाल का शासक नुसरत शाह था, जौनपुर का शासक हुसैन शाह सरकी था, मांडू का शासक महमूद खलजी था, ठीक है ना। इन सभी शासकों ने, सुल्तानों ने, प्रांतपतियों ने, ये प्रांतपति ही कहलाएंगे, चित्रकारों को प्रश्रय प्रदान किया और अपनी अपनी शैली में इन्होंने चित्र को बनवाया। बाद में भले ही इन चित्रों से और मुगल चित्रों में एक समामेल, एक सम्मिलन, एक संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हुई और जब ये प्रक्रिया पराकाष्ठा पे पहुंची तो एक शुद्ध भारतीय चित्रकला शैली का विकास हुआ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे आप मुगल काल में देखेंगे तो मुगल काल के बारे में आपको मैं बता दूं कि बाबर भी चित्रकला का उतना ही शौकीन था और पारखी था। वह बिहजाद को पूर्व का रैफेल कहा जाता है, उस चित्रकार की बाबर ने बहुत अधिक प्रशंसा की है और उसके शिष्यों को भारत आमंत्रित भी किया है उसने। लेकिन बाबर इतनी कम अल्पावधि तक शासक रहा कि उसको मौका नहीं मिला इस कला को विकसित करने का। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं भारत का शासक बना तो अपने फारस प्रवास के दौरान उसने वहां से बिहजाद के 2 शिष्यों को भारत में लाया और वो 2 शिष्य का नाम था मीर सैयद अली और अब्दुल समद। मीर सैयद अली और अब्दुल समद बिहजाद के ही शिष्य थे और हुमायूं ने इनसे भारत में चित्रकला को आगे बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट किया और उन्हें इस काम में लगाया। और आगे चलकर आप देखेंगे कि अकबर के काल में, हुमायूं के मरने के बाद अकबर ने पेंटिंग्स, चित्रकला के विकास के लिए एक शाही चित्रशाला की विभाग, यानी एक डिपार्टमेंट, रॉयल पेंटिंग डिपार्टमेंट बना दिया और इसमें देश विदेश के हजारों चित्रकारों को उसने नियुक्त किया। उसके समय में बहुत अधिक चित्रकार थे, नाम के साथ आपको मैं बता सकता हूं, दसवंत, बसावन, ठीक है ना, फारूक बेग, ठीक है ना, खुसरो कुली, ऐसे बहुत सारे थे। और इन चित्रकारों ने मुगल दरबार में पांडुलिपि चित्रण का कार्य किया, जिसको हाशिया चित्रण कहा जाता है। मार्जिन, किसी पुस्तक का मार्जिन को इस
को इलिस्ट्रेट करना, चित्रित करना, उसको पांडुलिपि चित्रण कहा जाता है। और कई ग्रंथों का पांडुलिपि चित्रण किया गया, हाशिया चित्रण किया गया, जैसे तारीखे खानदाने तैमूरिया, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल मैंने बताया, तारीखे खानदाने तैमूरिया, ठीक ना। फिर कई ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किया, रज़्मनामा, ठीक है ना, अनवार सुहैली, इनका भी हाशिया चित्रण किया गया। और अकबर के बाद, अकबर के समय में चित्रकला को, मुगल चित्रकला को पहचान मिली, ठीक है। और हुमायूं के काल में चित्रकला की शुरुआत हुई, अकबर के काल में माना जाता है कि पहचान मिली, और हुमायूं और जहांगीर के काल में यह कला चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, ठीक है। अकबर के बाद जहांगीर के काल में चित्रकला को वास्तविक ऊंचाई मिला। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि अकबर के काल में ही मुगल चित्रकला पर कुछ नवीन प्रभाव, न्यू इन्फ्लुएंसेस पड़े, और उसको ध्यान से आपको समझना जरूरी है, क्योंकि अकबर के काल में ही ईरानी प्रभाव कार्य कर रहा था भारतीय चित्रकला पर। ईरानी प्रभाव के साथ साथ यूरोपीय प्रभाव पुर्तगालियों के माध्यम से भारतीय चित्रकला पर पड़ा। कई चित्र, आप मरियम का चित्र, शूली का चित्र, ये जो देखते हैं वो यूरोपियन इफेक्ट, यूरोपियन इन्फ्लुएंस को बताता है। कुछ नई विधाएं भी आई, जैसे अग्र संक्षेपण, फोर शॉर्टेनिंग, दूर चीज को ऐसे बनाना कि पास लगे, ये पोर्तुगीज इफेक्ट था, ये यूरोपीय प्रभाव था। और संश्लेषण की प्रक्रिया अकबर के काल में शुरू हो चुकी थी। जहांगीर के काल में यह संश्लेषण अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच गया, और एक नया रूप भारतीय चित्रकला का बना, वह है भारतीय चित्रकला। जहांगीर के काल में जहांगीर खुद चित्रकला का एक पारखी व्यक्ति था। वह किसी बनाए हुए चित्र को देखकर बता सकता था कि किस व्यक्ति ने ये चित्र को बनाया है। यहां तक उसका दावा था, एक ही चित्र के अलग अलग अंगों को अलग अलग चित्रकारों से बनवाया जाए तो भी बता देगा कि कौन सा अंग किस चित्रकार ने बताया। और जहांगीर के समय में दो इंपॉर्टेंट चित्रकार थे, मंसूर, ठीक है, और बिशन दास। उसके बाद अबुल हसन और मंसूर। अबुल हसन को उसने नादिरुल जमा का उपाधि दिया, और मंसूर को नादिरुल असर की उपाधि दी। और भी थे उसके काल में, फारूक बेग, मंसूर जो था पशु पक्षियों के चित्र बनाने का, मतलब बादशाहत थी उसको, पशु पक्षियों के चित्र बनाने में मंसूर को बादशाहत थी। जहांगीर ने अपने चित्रकार बिशन दास को ईरान के शाह अब्बास द्वितीय का चित्र बनाने के लिए ईरान भेजा। चित्र को शबीह भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला जो है चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, क्लाइमेक्स पर। लेकिन जहांगीर के बाद इस कला को प्रश्रय मिलना कम हो गया, बल्कि एक तरह से समाप्ति की ओर हो गया। औरंगजेब के काल में स्थिति ये हुई कि उसने कट्टर इस्लामी अपने आप को शो करने के लिए संगीत और साहित्य और चित्रकला सब के संरक्षण पर रोक लगा दी, जिसके कारण हुआ ये कि औरंगजेब के काल में जो चित्रकार थे, पेंटर्स थे, वो अपनी आजीविका की खोज के लिए क्षेत्रीय राज्यों की ओर रुख कर गए, जिसमें जौनपुर, गुजरात, बंगाल, ठीक है, और कुछ राजपूत राज्यों में चले गए। अब बाद के कालों में देखेंगे, आधुनिक टाइम में किशनगढ़ शैली, कांगड़ा शैली, ये जो चित्रकारी की शैली है, इन्हीं विस्थापित कलाकारों यानी चित्रकारों का बनाए के द्वारा शुरू की गई ये शैली है। बाद के काल में पूर्वी भारत में आप देखेंगे पटना कलम शैली, ये इन्हीं चित्रकार जो विस्थापित चित्रकार थे औरंगजेब के काल के, उन्होंने ही पटना कलम शैली को आविष्कृत नहीं किया, विकसित किया, ठीक है। तो इस तरह चित्रकला को आपको समझना है। आप उठाएंगे कहां से? एंशिएंट हिस्ट्री से, और एंड करेंगे मुगल डिक्लाइन के साथ साथ जो नई शैलियां हैं जो आप पढ़ेंगे, पृथ्वी के लिए इंपॉर्टेंट है, कांगड़ा शैली, किशनगढ़ शैली, ठीक है ना, पटना कलम शैली, मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। तो यहां तक आपको चित्रकला के बारे में ओवरऑल
जानकारी हो गई होगी और आप इसको लिखने में भी सक्षम हो गए। थैंक यू।